हेलो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि युनसू को दिख जाता है जुन्यूक, वो भी जिंदा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पागलों के जैसे चिल्लाने लगते हैं। जुन्यूक इधर उधर भागने लगता है और वहां से युनसू उसे पकड़ने की कोशिश करती रहती है, पर जुन्यूक कैट से फाइनली बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। युनसू का पड़ोसी जिसका नाम है नामगू, वो भी वहाँ पर जुन्यूक की आवाज़ सुनकर आ जाता है। युनसू भी पीछे पीछे वहाँ पर आ जाती है। नामगू जुन्यूक को बाहर देखकर किसी की हेल्प के लिए कॉल करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर युनसू आ जाती है और उससे कहती है कि अरे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो भैया है ना, एकदम ठीक हो जाएंगे। युनसू जुन्यूक को वहाँ से ले जाती है। वो घर पर जाकर कोने में बैठकर रोती है और कहती है कि जुन्यूक जिंदा था। हे भगवान, जुन्यूक जिंदा था। थैंक यू भगवान, मेरे हाथों से कोई मर्डर नहीं हुआ, जुन्यूक जिंदा था। ये यहाँ जुन्यूक की बत्ती फिर से लौट आती है और वो खुद से ही पूछता है कि अरे भाई मैं कहाँ हूँ, और वो युनसू को देखता है जो खुद से बड़बड़ा रही थी। वो कहता है कि अब ये पागल औरत कौन है। वो बेहोश होने के पहले की बात याद करने की कोशिश करता है, पर उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं आता। बस इतना याद आता है कि उसे इस लड़की ने सिर पर मारा था। वहाँ पड़े हुए बैग में वो युनसू का आईडी कार्ड चेक करता है। बोनजूर, जो कि कोरिया की एक सिटी है, उसका एड्रेस वहाँ पर लिखा हुआ था। फिर वो याद करता है कि बोनजूर में तो वो गया था, पर किस काम से गया था वो उसे याद नहीं था। उसे याद आता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए एक कंपनी में गया था और ये लड़की वही है जिसने उसे रोकने की कोशिश की थी। वो युनसू से कहता है कि ए तुम कौन हो, किडनैपर हो? युनसू कहती है कि किडनैपर? अरे यार, मर्डर से निकली तो किडनैपर बन गई। युनसू कहती है कि देखो मैं समझाती हूँ। हुआ यूं कि अरे वहीं रुको, मेरे पास मत आना, तुम क्रेजी फैन हो ना। अरे फैन हो तो आओ, ऑटोग्राफ लो, फोटोग्राफ लो। और ये किडनैपिंग क्यों कर रही हो? ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? करना क्या चाहती हो तुम मेरे साथ? युनसू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है ना एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। उसे नहीं पता था कि वो जुन्यूक है। जुन्यूक कुछ देर तो चुप रहता है, फिर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। युनसू को डर लगता है कि कोई उसे सुन ना ले, तो वो आए देखती है ना बाएं और अपना पहना हुआ मोजा निकाल कर जुन्यूक के मुंह में ठूस देती है और कहती है कि सॉरी, हाँ अभी मेरे पास सिर्फ यही है। यहाँ दूसरी ओर जुन्यूक की कंपनी में जुन्यूक की गर्लफ्रेंड सेरा रिपोर्टर्स को बुला लेती है और ये अनाउंस कर लेती है कि जुन्यूक गायब हो गया है। पर जुन्यूक का भाई परेशान हो जाता है सेरा से और कहता है कि अगर ऐसा कुछ भी किया तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो भी जुन्यूक के हाथों से निकल जाएंगे और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ युनसू के घर पर जुन्यूक मोजा निकालने को कहता है। युनसू मोजा निकालती है और जुन्यूक कहता है कि चलो मान लिया कि तुमने मुझे गलती से चोट पहुंचाई, पर तुम मुझे लेकर हॉस्पिटल भी जा सकती थी ना, तुम यहाँ पर क्यों लेके आई मुझे? युनसू सोचती है कि अगर इसको पता चला कि मुझे लगा था कि ये मर गया है इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आई तो मेरी बैंड बच जाएगी। युनसू उससे कहती है कि मैं डर गई थी, कंफ्यूज हो गई थी, ये सोचकर कि हॉस्पिटल गई तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर लेकर आ गई तुम्हारा इलाज करने के लिए। युनसू मन ही मन कहती है कि प्लीज ये बात मान जा प्लीज, और जुन्यूक की बात मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम मुझे रिलीज कर दो, मैं तुम पर कोई भी केस नहीं करूंगा। युनसू खुश हो जाती है और रस्सी काटने के लिए सीजर्स लेने के लिए जाने लगती है, पर वहां पर बड़े बड़े पड़े हुए चाकू और हथियार जुन्यूक को दिख जाते हैं। Oh no! ये वही हथियार है जिनसे युनसू जुन्यूक को ठिकाने लगाने वाली थी। अब जुन्यूक को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि लड़की उसके साथ करने क्या वाली थी, और युनसू को भी पता चल जाता है कि जुन्यूक को सब कुछ दिख गया है, सारी सच्चाई उसके सामने है। तो युनसू जुन्यूक के पास जाती है फिर से और उसके मुंह को फिर से बंद कर देती है। सभी न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ छप जाती है कि जुन्यूक अभी एक ब्रेक पर है और हॉस्पिटल में है। नामगो भी इस न्यूज़ को देखता है जहाँ पर जुन्यूक का फेस भी था। कंपनी में पुलिस किसी की कंप्लेंट पर जुन्यूक की तलाश करना शुरू कर देती है और ऑफिसर को युनसू और जुन्यूक का भी पिक मिल जाता है, पर इसमें युनसू का फेस साफ साफ नहीं दिख रहा था। जुन्यूक का भाई इस केस को क्लोज करने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जुन्यूक को किसी भी तरह की बदनामी का सामना करना पड़े। जुन्यूक अक्सर ऐसे भाग जाया करता था बिना किसी को बताए और वापस भी आ जाता था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि रिपोर्ट किसने लिखवाई। युनसू को उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसका आई कार्ड लौटाने के लिए कहा जाता है। युनसू जब कार्ड लौटाने के लिए जा रही होती है तो उसे नामगो दिख जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे घर में एक सेलिब्रिटी है।
युनसू शॉक हो जाती है। नामगो युनसू के जाने के बाद उसके घर जाता है और जुन्युक से बातें करने लगता है। जुन्युक कहता है कि मैं जुन्युक हूँ, बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी, मुझे फटाफट से खोलो और जाने दो। नामगो कहता है कि तुम सच में जुन्युक हो? जुन्युक कहता है कि हाँ, मैं ही जुन्युक हूँ जिसने एक्टिंग, एंटरटेनमेंट, पॉपुलैरिटी सब जगहों पर अवार्ड्स जीते हैं। अभी ब्रॉडकास्टों में मेरा ही बोलबाला है। मैं नंबर 1 एक्टर हूँ जिसके साथ सारी ब्रांड्स काम करना चाहती हैं। कोरिया ही नहीं, एशिया, यूरोप सब जगह पर मैं हूँ और मैं ही जुन्युक हूँ। नामगो जुन्युक के पैरों की रस्सी खोल देता है। जुन्युक उछलता कूदता बाहर चला जाता है और अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। तभी वहां पर पहुंच जाती है युनसू। जुन्युक नामगो से कहता है कि ये वही औरत है जिसने मुझे किडनैप किया था। नामगो जुन्युक के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि पड़ोसी, तुम जैसा कह रही थी ना, बिल्कुल वैसा ही है। तुम्हारा कजिन पागल हो चुका है। ये चमत्कार कैसे हुआ? चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ पर नामगो के पूछने पर युनसू उसे बताती है कि उसका कजिन ना एक एक्टर बनना चाहता था और वो जुन्युक से बहुत ही इम्प्रेस था। तो फिर उसने जुन्युक के जैसे प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और अब ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कि वही जुन्युक है। उसे ऐसा अकेला खुला नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर उन्हें बांध कर रखना पड़ता है। मान जा, मान जा। और नामगो इसकी बात मान भी जाता है और अब ये दोनों एक ही टीम में हैं। युनसू तो जुन्युक के लिए नया मोजा भी लेकर आ जाती है। शाम को डिनर का वक्त होता है। युनसू जुन्युक के मुंह से मोजा निकालती है और जुन्युक की पटपट शुरू। तुमने किसी को मारने की कोशिश की है, बॉडी को डिसॉल्व करने की कोशिश की है, एक सेलिब्रिटी को किडनैप किया है और मुझे हरास किया है। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। तुम्हें तो फांसी की होगी, फांसी। अगर नहीं भी हुई तो जब तुम जेल से निकलोगी ना, तब तक तुम बुढ़ी हो चुकी होगी। तुम्हारी फैमिली तुम्हें इग्नोर करेगी, सब लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे और फिर मैं तुम्हें फिर से जेल भेज दूंगा। युनसू रोते हुए कहती है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, क्या हम इसको ले दे के सेटल नहीं कर सकते? जुन्युक कहता है कि एक किडनैपर के साथ मैं कुछ भी सेटलमेंट नहीं करूंगा, चुड़ैल कहीं की। रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो जुन्युक उठता है और पास पड़ी कैंची से अपनी रस्सी खोलता है और वहां से चुपके चुपके भागने लगता है। पर तभी अलार्म बजता है और युनसू उठ जाती है। जुन्युक उसे देखता है और उसके पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और यहाँ पर हमारी युनसू के अंदर का रेसलर जाग जाता है। युनसू जुन्युक के पास आकर देखती है तो वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा था। युनसू कहती है कि एक ही इंसान को उसने 2 बार मार दिया, अब क्या होगा? वो जंगलों में जुन्युक को लेकर जाती है और एक बड़ा सा गड्ढा खोदती है और उसमें जुन्युक को दफनाने की पूरी तैयारी कर लेती है। पर तभी, अरे बोंजूर, ये तुम क्या कर रही हो? वो फिर से उसका शर्ट पकड़ता है पर उसे धोबी पछाड़ याद आ जाता है तो उसे लगता है कि उसे दूर से ही बात करनी चाहिए। वो कहता है कि वो देखो, भालू। युनसू उसे घर ले जाती है। जुन्युक कहता है कि इस बार तो तुमने मुझे सच में मार दिया था। युनसू कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया था, तुम सांस नहीं ले रहे थे तो मुझे लगा कि तुम स्वर्ग सिधार गए। जुन्युक कहता है कि मुझे एक बीमारी है, मैं नाक से सांस नहीं लेता हूँ, मुंह से सांस लेता हूँ। तुम रेसलिंग करती हो? युनसू कहती है कि ना ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सीधी सादी कमसिन कली हूँ, मैं कहाँ रेसलिंग। जुन्युक कहता है हाँ ठीक है, वो सब छोड़ो, तुमको मैं कुछ नहीं करूँगा। युनसू कहती है मुझे तो तुम पर ट्रस्ट ही नहीं है, वैसे ये सारी गलती ना तुम्हारी ही है। तुम उस दिन उस स्ट्रीट में जाकर क्या कर रहे थे? जुन्युक याद करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं ना तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुमको क्या लगता है मेरे जैसा सुपरस्टार रातों रात गायब हो जाएगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी? तुम अभी कभी न्यूज़ लगाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि लोग मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। वो जब न्यूज़ देखते हैं तो उसमें जुन्युक के हॉस्पिटल में एडमिट होने की न्यूज़ आ रही होती है जो उसके भाई ने रिलीज़ की थी। इसे देखकर वो फिर से सिर पटकने लग जाता है। वो सोचता है कि इसे कुछ भी करके जेल भेजना है और युनसू सोचती है कि इसे कुछ भी करके यहीं पर रखना पड़ेगा। और अब जुन्युक की रस्सी अपग्रेड हो जाती है इस चेन से। दूसरी ओर जुन्युक का भाई ये पता लगाने की कोशिश करता है कि रिपोर्ट किसने लिखवाई, उसका कुछ पता ही नहीं चलता। असल में ये रिपोर्ट इसने लिखवाई थी। इसकी बातों से लगता है कि इसकी और जुन्युक की ज़्यादा बनती नहीं है।
क्योंकि जुन्युक उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है। युनसु सोचती है कि कैसे जुन्युक को यहाँ शांति से रखा जाए और जुन्युक सोचता है कि कैसे युनसु से भागा जाए, और दोनों एक ही नतीजे पर पहुँचते हैं। दोनों एक दूसरे को झूठे प्यार के जाल में फंसाने का डिसाइड करते हैं। युनसु एक शॉप से महंगी वाली ड्रेस लेने के लिए जाती है और जुन्युक यहाँ अपने हुस्न का जादू बिखरने की तैयारी करता है। युनसु सच धज के जुन्युक को सीड्यूस करने के लिए आ जाती है घर पर, और इसे ऐसे देखकर जुन्युक तो भाई देखता ही रह जाता है। ऐसी हरकत के बाद जुन्युक सोचता है कि इसको क्या हुआ, ये औरत बीमार तो नहीं है। युनसु जुन्युक की तरफ बढ़ती है। जुन्युक कहता है कि नहीं भाई, हारना नहीं है। तो यहाँ पर ये भी शुरू हो जाता है। फिर वो जाती है विंडोज के पास ताकि उसकी जुल्फे उड़े और जुन्युक उनका दीवाना हो जाए। पर वो जैसे ही खिड़की खोलती है, खिड़की खुलती नहीं, हाथ में ही आ जाती है और युनसु लटक जाती है। वो जुन्युक से हेल्प मांगती है। अब जुन्युक के हाथ तो बंधे हुए हैं, तो वो अपने पैरों से युनसु को बचाने की कोशिश करता है और युनसु खिड़की से गिरते गिरते बच जाती है। एक दूसरे को सीड्यूस करने का आइडिया तो दोनों को पता चल जाता है। बेचारी युनसु इतना महंगा ड्रेस लेकर आई थी और सारे आइडिया का कबाड़ा हो गया। वो नामगु से जब बातें कर रही होती है तब उसे आइडिया आता है कि उसे इस देश से ही भाग जाना चाहिए। पर जब कैलकुलेशन करती है तो भागने के लिए पैसा इकट्ठा करने में उसे 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने तक वो इस आदमी को बिना किसी ड्रामे के यहाँ पे रखे कैसे। वो जुन्युक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि 6 महीनों के बाद वो जुन्युक को छोड़ देगी, लेकिन तब तक वो इज्जत से यहाँ पे रहे। जुन्युक 6 नहीं 3 महीनों के लिए मान जाता है, ये सोचकर कि जब युनसु को लगेगा कि जुन्युक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है तब वो उसे चकमा देकर भाग जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट में एक और बात ऐड करने को कहता है। वो कहता है कि युनसु अपनी पूरी कोशिश करेगी जुन्युक के खाने पीने रहने की ज़रूरत पूरी करने की। वो अपने हाथ खोलने के लिए भी कहता है, पर युनसु उसके हाथ आगे बांध देती है। जुन्युक एक बार फिर से अपनी ताकत आजमाता है, पर रेसलर दीदी के आगे वो कुछ भी नहीं है। जुन्युक कुछ और भी शर्तें मनवाता है। पहली, उसके पिक्चर्स वीडियोस बनाकर कोई मिसयूज नहीं होगा। सेकंड, युनसु उसको पिटेगी नहीं। और तीसरा, युनसु उसके प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। युनसु इन 3 महीनों में देश से भागने का सोचती है और जुन्युक युनसु के घर से भागने का।